Hello dear students, welcome back, welcome to all of you on our online educational platform सफलता डिजिटल। यस डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है सफलता डिजिटल पर, जो कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए बनाया गया है, जहां पर आपको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं कि 10th क्लास के जितने भी टॉपिक है, जितने भी चैप्टर है, आप अच्छे से कैसे पढ़ें, कैसे समझें, बिल्कुल A to Z हम आपको पूरी की पूरी नॉलेज देने वाले हैं। तो आप हमें वॉच करते रहिए, फॉलो करते रहिए और इसी तरीके से अपनी स्टडी को एंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। सफलता डिजिटल का उद्देश्य ही यही है कि आप अपनी सफलता को गेट करें, आप अपनी सफलता को प्राप्त करें। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट आवर लेक्चर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर। अगले चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारे टॉपिक का नाम है धातु और अधातु। यस डियर स्टूडेंट्स, ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। तो देखिए, आपने अपनी पिछली कक्षाओं से ही इसके बारे में सुन रखा है कि धातुएं क्या होती है, अधातुएं क्या होती है। धातुओं के बारे में आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा, 9th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, 7th में। इस तरीके से आप साइंस की बुक्स में कंटिन्यूसली ईयर बाय ईयर आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं धातुएं क्या होती है। ठीक है, अब 10th क्लास में हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन में पढ़ने वाले हैं, धातुओं के उनके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके फिजिकल कैरेक्टर्स भौतिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं, अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं और रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से कई सारे टॉपिक हम सबको क्लियर होने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग अलर्ट हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए। अपना डेडिकेशन, अपना समर्पण और अपना जो पढ़ने की जो इच्छा शक्ति है वह आप लोगों के अंदर होनी चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ पाना है। यदि आप में जज्बा है तो निश्चित रूप से आप अच्छे तरीके से चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप में दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, विश्वास का होना कि जो मुझे पढ़ा रहा है वह बहुत अच्छे तरीके से मुझे समझा रहा है, ये विश्वास यदि आप में होगा तो निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके अंदर जाएगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम पढ़ेंगे धातुओं के भौतिक गुण। धातुओं के भौतिक गुण, तो सबसे पहले हम इनके कुछ उदाहरणों के बारे में लेंगे। देखिए, धातुओं के उदाहरण जो हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक और सोडियम। इस तरीके से कई सारे हैं हम धातुओं के उदाहरण जिनके गिना सकते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में कई सारे एलिमेंट्स हैं जो कि धातुएं होती है, इसी तरीके से अधातुएं भी होती है। तो हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। उदाहरणों के बारे में हमने पढ़ लिया। आपसे उदाहरण पूछे जा सकते हैं कि धातुओं के कोई 3 उदाहरण दीजिए, कोई 4 उदाहरण दीजिए या कोई 5 उदाहरण दीजिए। तो इस तरीके से आप इनके एग्जाम्पल्स को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला गुण, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुणधर्म को धात्विक चमक कहते हैं। धातुओं की सतह कैसी होती है प्यारे बच्चों? चमकदार होती है। ठीक है, साइड से ये चमकते हैं, जैसे ही इनको काटा जाता है तो इनकी जो नई साइड जो निकलती है, उन्हें जैसे हमने यहाँ से काटा, यहाँ बीच में से काटेंगे इसको, या अभी भी जब इधर इसको देखेंगे तो ये चमकदार होगी। कोई भी धातु में अपना विशेष चमक होती है। ठीक है, हर धातु में अपनी विशेष चमक होती है। तो इस गुण को क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कोई भी धातु प्यारे बच्चों ये बहुत कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता भी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि जितना कठोर लोहा है उतना ही कठोर पीतल हो, उतना ही कठोर एल्यूमिनियम हो। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, जैसे एल्यूमिनियम है और लोहा है, आयरन। ठीक है, लोहा और एल्यूमिनियम के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लोहे के कोई भी, जैसे लोहे का सरिया, आप उसे उसकी कठोरता को टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ लगाकर देख सकते हैं, है ना, उसे चबा कर देख सकते हैं। उसी तरीके से एल्यूमिनियम को आप, एल्यूमिनियम के वायर जो आपके घरों में आते हैं, लाइट के तार जो एल्यूमिनियम के होते हैं, उनको आप चबा कर देख सकते हैं।
वो आसानी से चप जाते हैं, आसानी से उनको पिघलाया जा सकता है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम लोहे की अपेक्षा कम कठोर होता है। ठीक है, आयरन का मतलब लोहा। ठीक है, तो प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, ये आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट, धातुओं को पीटकर इनका चादर बनाया जा सकता है, जैसे लोहे के चादर आते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और उन चादर्स का क्या करते हैं हम लोग, शेल्टर बनाते हैं, छाई उनको छाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस उनके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी चादर बनाई जा सकती है। इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीयता कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों का, आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं, कि धातुओं को पीटकर जब चादर बनाया जाता है तो इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। यानी कि हथौड़े से हम आघात दें और उसकी वो चीज फैले और फैल कर क्या बन जाए, चादर बन जाए। आघात वर्धनीयता, आघात का मतलब होता है आघात करना, टक्कर देना उसके ऊपर किसी हथौड़े से या कोई ऐसे बड़े प्रेशर से। और वर्धनीयता, वर्धनीयता का मतलब उसका वर्धन हो जाए, उसमें चौड़ापन आ जाए। तो इस तरीके से आघात करने पर जो फैल जाए वही चादर बनाते हैं। ठीक है, जैसे लोहे की चादर आती है, नालीदार चादरें आती है, और उनके बड़े बड़े गोदाम बनाने में उनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अब देखिए आप, सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है प्यारे बच्चों, मोस्ट है। क्या है, सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है, और इसीलिए इनके जेवर बनाए जाते हैं। ठीक है, सोने को और चांदी का उपयोग किसमें किया जाता है, जेवर बनाने में, आभूषण बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। तो याद रखने वाली चीजें हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सोना और चांदी। देखिए अगला, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता कहा जाता है। यानी कि धातुओं को उनके तार बनाए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है, तार बनाए जा सकते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, कितना, कौन है, आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, सोना और चांदी, और सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है, सोना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखना है, भूलना नहीं है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। कितना, 2 किलोमीटर लंबा, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर, इतना आघात वर्धनीय, इतना तन्य होता है प्यारे बच्चों, इतना लंबा तार बनाया जा सकता है इसका। ठीक है, अगला गुण देखेंगे, आघात वर्धनीय तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिया जा सकता है। धातुओं में 2 गुण होते हैं प्यारे बच्चों, आघात वर्धनीयता और तन्यता, और इन्हीं 2 गुणों के कारण उन धातुओं को हमारी आवश्यकताओं के अनुसार उनको अलग अलग आकार दिया जा सकता है। अलग अलग प्रकार के उनके बर्तन बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के आभूषण बनाए जा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के सांचों में उनको ढाला जा सकता है। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार की चीजें उनसे बनाई जा सकती है। अगला देखेंगे हम, इसका गुण, धातुओं के गुण पढ़ रहे हैं। धातु ऊष्मा की सुचालक होती है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है, गलनांक, बहुत ऊंचे तापमान पर ये पिघलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है। ठीक है, सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये दोनों धातुएं हैं, लेकिन फिर भी यह कुचालक होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो वहां कोई आवाज उत्पन्न करती है। धातुएं कोई भी, या लोहे को आप नीचे पटक कर देख लीजिए, तो कॉपर को आप बजा कर देखिए, किसी भी धातु को आप बजा कर देख सकते हैं, चांदी को बजा कर देख सकते हैं, सब धातुएं आवाज करती है प्यारे बच्चों। और ये आवाज, जो धातुएं कठोर सतह टकराने पर ये जो आवाज होती है, इसको क्या कहते हैं, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। आवाज उत्पन्न कर, धातुओं द्वारा आवाज उत्पन्न करने की क्षमता को, टकराने पर आवाज उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं, सोनोरस या ध्वनिक कहते हैं। ठीक है, अब आता है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। प्यारे बच्चों, हमने धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ लिए हैं, बहुत ही सिंपल गुणधर्म है इनके, आप लोगों को अच्छी तरीके से इनको लर्न करना है, समझना है। ठीक है, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब सबसे पहले अधातुओं के हम उदाहरण लेंगे। अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं, कार्बन है, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। ठीक है,
कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और भी क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें से कुछ आपको बताए। देखिए आप, मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातुओं का गलनांक अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। इन दोनों धातुओं को हथेली में रखेंगे तो ये पिघलने लगती है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है। कार्बन एक ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। प्रत्येक रूप को अपर रूप कहते हैं। कार्बन विभिन्न रूपों में, कार्बन के 3 रूप होते हैं प्यारे बच्चों, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरिन। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं। क्या होते हैं? कार्बन के कितने अपर रूप? हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है, हीरा कार्बन का एक अपर रूप है और यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। यह धरती पर उपस्थित सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है प्यारे बच्चों। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। कार्बन का एक अन्य अपर रूप है ग्रेफाइट, यह विद्युत का सुचालक होता है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम। हीरा विद्युत का कुचालक होता है और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। तो इस तरीके से अधातुएं गैस अवस्था में भी हो सकती है प्यारे बच्चों। ये गैस अवस्था में भी होती है और कुछ सेमी सॉलिड रूप में भी होती है। सारी धातु जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकती है। कुछ धातुएं होती है, धातुएं, है ना, धातु का पॉइंट आया है इसमें बीच में। कुछ धातुएं हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये होती धातुएं हैं, लेकिन इतनी मुलायम होती है कि इन्हें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इनके घनत्व और गलनांक भी कम होते हैं। क्वेश्चन आता है, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। मरकरी। ठीक है, मरकरी चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऐसी धातु का नाम बताइए। सोडियम है, पोटेशियम है, देखिए ये रहा, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक हमने देखा था यहाँ पर, देखिए सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, सिल्वर और कॉपर यहाँ लिख सकते हैं। उष्मा की कुचालक कौन होती है? बताया था हमने, देखिए आप यहाँ पर, लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। कौन कौन? लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। अगला आएगा धातुओं का रासायनिक गुण। हमने अधातुओं के और धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। अब हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए पहला रासायनिक गुण आएगा धातुओं का वायु में दहन, यानी कि धातुओं की वायु से क्रिया। सीधा मतलब कहें तो धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, धातु प्लस O2, हम ये करने वाले हैं। ठीक है, वायु में दहन से सीधा ही मतलब यही है कि उसकी ऑक्सीजन से क्रिया हो रही है। ठीक है, किससे क्रिया होती है बच्चों? O2 से। दहन में किससे क्रिया होती है? हमेशा याद रखना है आपको, दहन में हमेशा O2 से क्रिया होती है। ठीक है, क्योंकि किसी भी वस्तु का दहन जो होता है वह केवल ऑक्सीजन के माध्यम से ही होता है। यदि ऑक्सीजन नहीं होती है तो दहन नहीं हो सकता है। ठीक है, लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है। मान लिया ये M है और ये O2 है, तो यह MO ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्या बनाएगा? MO। ओके, तो इस तरह के ऑक्साइड संगत ऑक्साइड बनते हैं। धातु और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनते हैं। इसका नाम क्या होगा? धातु ऑक्साइड।
ठीक है। देखिए धातु प्लस ऑक्सीजन धातु ऑक्साइड बनता है। अब देखिए उदाहरण आ रहा है, जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं? काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे Cu प्लस O2। ठीक है, यहाँ देखते हैं Cu प्लस O2 इक्वल टू CuO बनता है। इसको संतुलित करेंगे तो 2CuO, ये है कॉपर ऑक्साइड। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रदान करता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके। ये एल्यूमिनियम है और ये O2 है, तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है। प्यारे बच्चों, ये समीकरण है, आप अपने हाथ से लिख कर देखेंगे, समझेंगे इनको, तो निश्चित रूप से आप लोग इनको लिखने के एबल होंगे, आपको रिमाइंड होगी चीज़ें, आप एग्जाम्स में अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है धातु ऑक्साइड की प्रकृति? MO। इस ऑक्सीजन के कारण इनकी प्रकृति क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होता है या क्षारीय ऑक्साइड होता है? ये दोनों तरह का व्यवहार बताता है प्यारे बच्चों, अम्लीय ऑक्साइड भी और क्षारीय ऑक्साइड भी। ठीक है, लेकिन अधिकतर धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगला आता है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से क्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। मोस्ट है, इसे आप याद रख सकते हो कि उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। क्या करते हैं? ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अम्ल तथा क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो देखिए आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस प्रकार का ऑक्साइड है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है। तो यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड अब कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा? उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करता है, इसलिए यह एल्यूमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और यह है अम्ल। ठीक है, और इस अम्ल की और एल्यूमिनियम ऑक्साइड की क्रिया हो रही है, तो AlCl3 बन रहा है और साथ में ये जल बन रहा है, लवण प्लस जल। अब देखिए नीचे की अभिक्रिया में Al2O3 है और ये क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए यहाँ पर ये सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसको हम कह सकते हैं, और यहाँ पर सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है NaAlO2 प्लस H2O। ठीक है, इस तरीके से एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर रहा है, इसलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल यानी कि किसी अम्ल से क्रिया करता है। यहाँ पर हम क्रिया करा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। इसका क्या नाम है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ क्षार जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं उससे क्रिया कराता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक, नेक्स्ट, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में तो अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। प्यारे बच्चों, ये सब बातें जो लिखी हुई है ये सब NCERT से ली हुई है और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक एक पॉइंट चुन चुन कर आपके लिए नोट्स के रूप में हम लोग यहाँ पर लाए हैं और आप लोगों को रिवीजन करना चाहिए। इनका एक भी चीज़ बाहर से नहीं है या कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से इनको पढ़ें, समझें, देखें। अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुल जाते हैं और क्षार बनाते हैं। सोडियम ऑक्साइड
एवं पोटेशियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से जल में घुलता है। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये क्या है, ये भी धातु ऑक्साइड है। और हमने ऊपर बात करी है कि अधिकतर तो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे धातु ऑक्साइड होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और क्षार प्रदान करते हैं। तो ऐसे जो धातु ऑक्साइड है वह कौन कौन से हैं जो जल में घुल जाते हैं। ऐसा धातु ऑक्साइड पूछ सकते हैं आपसे कि ऐसे धातु ऑक्साइडों के नाम बताइए जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। क्या ऐसे धातु ऑक्साइडों के नाम बताइए जो जल में घुलकर क्षार बनाते हैं। तो पहला धातु ऑक्साइड एक हो सोडियम ऑक्साइड और दूसरा है पोटेशियम ऑक्साइड। तो देखते हैं हम इनकी क्रिया, जल के साथ क्रिया। यह है सोडियम ऑक्साइड क्रिया, सोडियम ऑक्साइड Na2O। अब ये जल के साथ क्रिया करा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या बनेगा 2NaOH, ये है क्षार। पोटेशियम ऑक्साइड K2O H2O, तो 2KOH, और ये भी क्या है, क्षार है। ठीक है, तो इस तरीके से सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके क्षार बनाता है। पोटेशियम तथा सोडियम धातुएं ऑक्सीजन के साथ इतनी तेजी से क्रिया करती है कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेते हैं। पोटेशियम और ऑक्सीजन, प्यारे बच्चों, पोटेशियम और ऑक्सीजन दो ऐसी धातुएं हैं जो खुले में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया कर लेते हैं और आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और आकस्मिक आग को रोकने के लिए, आग लगने से रोकने के लिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है। प्यारे बच्चों, किसको, पोटेशियम और सोडियम को। ये बहुत ही क्रियाशील धातुएं हैं और बहुत जल्दी ऑक्सीजन से क्रिया कर लेती है और ऑक्सीजन से क्रिया करके विस्फोट करती है। नमी से क्रिया करके नमी में से ऑक्सीजन सोख लेती है और उसमें क्रिया करके विस्फोट करती है, आग पकड़ लेती है। इसलिए इनको किस में रखा जाता है, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। देखिए आप, अगला पॉइंट मोस्ट पॉइंट है, ये मोस्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं, ये मोस्ट पॉइंट है, आप लिख सकते हैं। सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। सामान्य ताप पर किस किस पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है प्यारे बच्चों, मैग्नीशियम पर, एल्यूमिनियम पर, जिंक पर, लेड पर, इन पर ऑक्सीजन की परत चढ़ जाती है, ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। और एक बार किसी भी धातु की ऊपरी परत का यदि ऑक्सीकरण हो जाता है, वह ऑक्साइड बना लेती है, तो उनका फिर अंदर की जो धातुएं हैं, बाहर की परत के अंदर की जो धातु है, उनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, उनका वह ऑक्सीकरण से सुरक्षित रहती है। ठीक है, केवल बाहर की परत का ही ऑक्सीकरण हो पाता है और वह ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। सिल्वर, गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते हैं। सिल्वर और गोल्ड अक्रिय धातु हैं और बहुत ज़्यादा ताप पर भी ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। मैग्नीशियम धीमी अभिक्रिया करता है और ये सोडियम की अपेक्षा कम क्रियाशील होता है। प्यारे बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें चुन कर आपके लिए हम लोग लाए हैं। इन चीज़ों को, इन नोट्स को, इन टॉपिक्स को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। अब आएगा धातुओं की जल से क्रिया। अभी हम धातुओं की किससे क्रिया कर रहे थे प्यारे बच्चों, देखिए टॉपिक दोबारा बता देता हूँ, वायु से क्रिया। ठीक है, अब हम नंबर 2 पढ़ेंगे, धातुओं की जल से क्रिया। जल के साथ अभिक्रिया करके धातुएं हाइड्रोजन गैस तथा धातु ऑक्साइड उत्पन्न करती है। क्या क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस और धातु ऑक्साइड। कौन, धातु प्लस H2O, तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड MO प्लस H2। ठीक है, ये तो बन गया धातु ऑक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस है ही सही, बाहर निकल जाती है, ये धातु है। ठीक है, ये धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, अतः घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड भी बना देते हैं। ये जो धातु ऑक्साइड बनते हैं, ये जो धातु ऑक्साइड बनते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं, तो जल में घुल जाते हैं। अब जल उपलब्ध है ही सही वहां पर, तो क्या होगा, MO प्लस H2O, तो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड।
MOH बन जाता है। क्या बन जाता है? MOH बन जाता है। ठीक, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बना देती है? धातु ऑक्साइड बना देती है। ठीक है, लेकिन सभी धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं करती है, ये हमें याद रखना चाहिए। देखिए, धातु प्लस जल, धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, धातु ऑक्साइड, ये जल। अब ये जो धातु ऑक्साइड बना, ये वाला देखिए आप, ये धातु ऑक्साइड जो बना है, अब ये जल से अभिक्रिया कर लेता है वापस, तो क्या बन जाता है? धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। पहले धातु ऑक्साइड बनता है, फिर वही धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। पोटेशियम, सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। ये दो धातुएं ऐसी है, पोटेशियम और सोडियम, जो आसानी से ठंडे जल से बहुत तीव्र गति से क्रिया करती है। और सोडियम और पोटेशियम की अभिक्रिया तेज और ऊष्माक्षेपी होती है। क्या होती है? बहुत फास्ट अभिक्रिया होती है और ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलती है। इससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाती है और इससे जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है वो तुरंत जलती है। देखिए आप, ये है पोटेशियम और ये है जल। ठीक है, तो क्या बना? KOH प्लस हाइड्रोजन और प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। इसमें ऊष्मा निकलती है बहुत तेज से, अतः इसको ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अपने आप ऊष्मा बाहर निकलती है, इन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम प्लस H2O प्लस 2NaOH इक्वल टू H2 एंड ऊष्मीय एनर्जी। तो सोडियम और पोटेशियम दो ऐसे तत्व हैं, दो ऐसी धातुएं हैं जो पानी से तीव्र गति से क्रिया करती है और बहुत अधिक मात्रा में हीट जनरेट करती है, हीट पैदा करती है। ठीक है, जल के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया थोड़ी धीमी होती है। अब देखिए, कैल्शियम की क्रिया जल से कराएंगे तो थोड़ी धीमी होती है। यहाँ उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन के प्रज्वलित होने के लिए पर्याप्त नहीं होती है और इसमें जो ऊर्जा प्रज्वलित होती है ऊष्मा, और इसमें जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वह हाइड्रोजन को नहीं जला पाती है। ठीक, देखिए अभिक्रिया देखिए, कैल्शियम Ca यानी कि कैल्शियम प्लस H2H2O, तो CaOH का होल टू प्लस H2, क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु, ये कैल्शियम है प्यारे बच्चों, कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है कैल्शियम? क्योंकि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पन्न हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम धातु की सतह पर चिपक जाते हैं, अतः कैल्शियम तैरना प्रारंभ कर देता है। मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, यानी कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है मैग्नीशियम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है, कौन गर्म जल में क्रिया करता है, कौन ठंडे जल में क्रिया करता है। ठीक है, और कौन केवल वायु के संपर्क में आकर क्रिया करता है। परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके वह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। कौन? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करता है, किससे क्रिया करता है? गर्म जल से क्रिया करता है, इसलिए क्या बनाता है वह? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। देखिए आप, Mg प्लस H2O, तो ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं न तो शीतल जल के साथ और न ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया करके ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रभावित करती है। अब आता है कोई जो न तो शीतल जल के, ऐसी धातुओं की जल से क्रिया जो न तो शीतल जल से क्रिया करते हैं और न ही गर्म जल से क्रिया करते हैं, लेकिन उसी गर्म जल की जब भाप बनती है उससे वह क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं? धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देखिए जैसे कौन कौन है? एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये न तो गर्म जल से क्रिया करते हैं और ना ही ठंडे जल से क्रिया करते हैं, लेकिन उनकी भाप से क्रिया कर लेते हैं। किससे क्रिया कर लेते हैं? उनकी भाप से क्रिया कर लेते हैं। तो एल्यूमिनियम
प्लस H2O, तो Al2O3 प्लस 3H2, Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। तो ये प्यारे बच्चों ये इक्वेशंस आपको याद करनी पड़ेगी। ये याद कैसे होगी, आप इनको बार बार लिखेंगे नोटबुक में, रिमाइंड करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये सब इक्वेशंस याद होगी। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती है। कौन कौन सी, पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी क्रिया नहीं करती है, न गर्म जल के साथ न ठंडे जल के साथ। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। अगला टॉपिक आता है, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है। कौन धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करती है तो क्या होता है। देखिए, धातु अम्ल के साथ क्रिया करके संगत लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, धातु और अम्ल की क्रिया, उसमें क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिए, धातु प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। अब जैसे धातु ले लेते हैं हम, Mg प्लस तो MgCl2 प्लस H2। ठीक, ये बन गया लवण और ये बन गई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसी तरीके से Na प्लस HCl। ये उदाहरण बहुत है। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तब हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है। धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है, इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, धातुएं जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित नहीं होती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में चेंज कर देता है। क्या करता है, HNO3 प्रबल ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीकारक होता है जो उत्पन्न H2 को ऑक्सीकृत करके जल में चेंज कर देता है। ठीक, एवं स्वयं नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड में अपचयित हो जाता है। लेकिन मैग्नीशियम में मैग्नीज अतितनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। कौन, मैग्नीशियम और मैग्नीज डाइल्यूट HNO3 के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाता है। एक्वारेजिया मोस्ट है, पूछ सकते हैं कि एक्वारेजिया क्या होता है। एक्वारेजिया होता है 3:1 के अनुपात में यदि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा विलयन बनाया जाए, ताज़ा मिश्रण बनाया जाए, यानी कि 3 भाग तो हम क्या लेंगे, HCl। ठीक है, और 1 भाग क्या लेंगे हम, HNO3। ठीक है, और इन दोनों को मिला देंगे तो इस सॉल्यूशन को बोलते हैं एक्वारेजिया। ये क्या करता है, ये गोल्ड को गला सकता है, जबकि दोनों में से किसी अम्ल में ये अकेली ये क्षमता नहीं है। दोनों में से किसी एक को अगर सोना इसमें गलाएंगे, यानी कि केवल HCl में गलाएंगे या केवल HNO3 में गलाएंगे तो सोना उसमें गलता नहीं है। लेकिन यदि 3 भाग HCl ले और 1 भाग HNO3 ले और उसमें हम सोने को डालें तो सोना गल जाएगा, जिसे हम एक्वारेजिया कहते हैं। एक्वारेजिया भभकता द्रव होने के साथ प्रबल संसारक भी है। यह उन अभिकर्मों को में से एक है जो गोल्ड एवं प्लेटिनम को गलाने में सक्षम होता है। गोल्ड को गला देता है और प्लेटिनम को भी गला देता है। क्या आप जानते हैं एनोडीकरण एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्सीजन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की पतली परत का निर्माण होता है। वायु के संपर्क में आने पर एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की पतली परत का निर्माण होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसे संसारण से बचाती है। इस परत को मोटा करके इसे संसारण से अधिक सुरक्षित किया जा सकता है। एनोडीकरण के लिए एल्यूमिनियम की एक साफ वस्तु को एनोड बनाकर
एनोडीकरण के लिए क्या करेंगे, एल्यूमिनियम की एक साफ औषधि को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ इसका विद्युत अपघटन करेंगे। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन की एक मोटी परत बनाती है। इस ऑक्साइड की परत को आसानी से रंग कर एल्यूमिनियम की आकर्षक वस्तुएं बनाई जा सकती है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी कि HCl की अभिक्रिया किस किस से करानी है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करानी है मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ करवानी है। तो देखिए Mg HCl प्लस Mg MgCl2 प्लस H2, HCl प्लस Al AlCl3 प्लस H2, HCl प्लस ZnCl3 प्लस H2, HCl प्लस Fe FeCl3 प्लस H2। अब इन्हें आपको बैलेंस करना है, बस केवल क्या करना है, बैलेंस करना है। ओके, तो यू कैन डू बैलेंस दीज इक्वेशंस। अक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक में विलय या गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है। क्या है पॉइंट, अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को, यदि कोई अभिक्रियाशील धातु है और कम अभिक्रियाशील धातु है तो क्या होगा, तो क्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु है तो उसको उसके यौगिक के विलयन से गलित अवस्था में विक्षापित कर देती है, बाहर निकाल देती है। पॉइंट ये चल रहा है हमारा धातु लवणों के विलयन के साथ धातुओं की अभिक्रिया।